दास्ताए कहानी में आपका फिर से स्वागत है। मैं श्वेता सिन्हा आज मृदुलागढ़ की अत्यंत विशिष्ट कहानी हरिबिंदी लेकर उपस्थित हूँ। हरिबिंदी कहानी के केंद्र में एक युवा स्त्री है जिसके पूरे दिन की घटनाओं के क्रम को इस कहानी की विषय वस्तु बनाया गया है। कहानी की मुख्य पात्र अपने पति के शहर से बाहर जाने के बाद घर पर अकेली हो जाती है और इस अकेलापन को वह उस दिन अपनी तरह से जी लेना चाहती है। मृदुलागढ़ समकालीन हिंदी कहानी की विशिष्ट कहानीकार है जो केवल स्त्री जीवन की रचनाकार होने के साथ बड़े फलक पर अनेक विषयों को भी अपनी रचना की विषय वस्तु बनाती है। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में हुआ। इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया और इनकी प्रथम उपन्यास की रचना 1975 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख कृतियों में एक और अजनबी, जादू का कालीन, तीन कैदे, रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल आदि प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं तथा इनकी कृतियों का अंग्रेजी और अन्य विषयी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। मृदुला जी को अनेक सम्मान भी मिल चुके हैं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हरिबिंदी कहानी के केंद्र में एक युवा स्त्री है। कहानी के शिल्प में सामान्य से छोटी छोटी बातें तथा कुछ हरकत बिल्कुल अप्रधान्य लगती है, किंतु ये अप्रधान हरकतें ही पाठकों को कहानी की सोच की गहराई तक ले जाती है। उस युवा स्त्री का पति राजन दिल्ली गया है, अतः उसे आज सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा और बंधे बंधाए नित्य कर्म से मुक्ति की आशा पाकर वह पलंग पर एक छोर से दूसरे छोर तक लेट जाती है, जो कि दूसरों द्वारा बनाई गई व्यवस्था से तनिक मुक्ति की सांस लेकर नायिका का बिस्तर पर लेट जाना स्त्री के जीवन में पूरेपन का साथ पाने तथा जीवन को समग्रता से जी लेने का प्रतीक बन जाता है। जहाँ तमाम दबावों के कारण स्त्री सदा वंचित रह जाती है, स्त्री पलंग पर अपनी कलाई घड़ी बांधकर सोती है, क्योंकि पति के रहने पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। घड़ी की आवाज से उसके पति को चिढ़ होती थी। यह घड़ी का बजना वास्तव में स्त्री के भीतर का स्पंदन है, जिसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था सुनती नहीं और सुनती भी है तो उसे अनसुनना कर देती है। पलंग से उठने के बाद चाय बनाकर खिड़की के बाहर देखती है तो उसे धुंध दिखाई देती है, जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि धुंध में सब कुछ अदृश्य रहने में उसे एक प्रकार का खुलापन नजर आता है जो सूर्य के प्रकाश में घुटन का अनुभव कराती है। यहाँ नायिका का जीवन को अपने ढंग से जी लेने में सुख का संकेत मिलता है, क्योंकि जब से स्त्री पैदा होती है तब से ही उसके जीने, उठने, बैठने, बोलने तथा चलने की सभी क्रियाएं एक टूर पैकेज के यात्री के समान तय कर दी जाती है, जिसके कारण स्त्री जीवन जीते हुए भीतर से असंवेदनशील तथा कुंद होती जाती है। इसके पीछे स्त्री के सुरक्षित होने का तर्क दिया जाता है, किंतु इसमें स्त्री घुटन का अनुभव करती है और अपने पति के बाहर जाने पर अपनी इच्छा से उठाया गया नायिका का प्रत्येक कदम उसकी स्वतंत्र इच्छा को रेखांकित करता है। चाय पीकर नहाने के लिए जाते समय नायिका सोचती है कि आज वह अपनी इच्छा से देर तक गर्म पानी में नहाती रहेगी, किंतु कुछ समय के पश्चात ही गर्म पानी समाप्त होते ही ठंडे पानी की फुहार के कारण शरीर के तापमान से भिन्नता के चलते नायिका शीघ्रता से नहा लेती है और ताजगी का अनुभव करती है। यह ताजगी व स्फूर्ति कंडीशनिंग अवस्था से स्वयं को मुक्त कर लेने का प्रतीक भी बनती है। इसके बाद नायिका नीले रंग की चूड़ीदार पैजामा तथा कुर्ता पहनकर हरिबिंदी लगाती है, क्योंकि पति के रहने पर नीले रंग की पोशाक पर हरिबिंदी के अनुचित होने की बात से नायिका को टोकने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती थी। अतः पति के बाहर जाने पर वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने सौंदर्य शास्त्र तथा सौंदर्य प्रतिमान का निर्माण करती है। यहाँ वह पति के प्रश्न चिन्ह क्या तुक है से पूर्णतः मुक्त है। इसके पश्चात नायिका मेज की दराज में से कान के नकली बालों को निकालकर पहनती है, जिनको उसने सोने के ना होने के कारण पहनना छोड़ दिया था। यद्यपि आभूषणों का प्रयोग स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने हेतु करती है, तथापि विवाह उपरांत यही आभूषण पति की आर्थिक सामाजिक स्थिति के आधार को तय करती है। जहाँ ये आभूषण समाज में पति की हैसियत को व्यक्त करने का माध्यम है, परंतु स्त्री इस प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त एक उपकरण मात्र बनकर रह जाती है। यहाँ नायिका द्वारा पति के बाहर जाने के बाद नकली बालों को उठाकर पहनना स्वयं को दूसरों की शान शौकत के प्रदर्शन के रूप में प्रयुक्त किए जाने के विरुद्ध अस्वीकृति की अभिव्यक्ति है। तैयार होकर बाहर निकलती हुई नायिका अपने नौकर मुंडू से कहती है कि उसे आज जो अच्छा लगे वह बनाए और स्वयं ही खाए, या तो वह छुट्टी मनाए। नौकर को दी गई यह स्वतंत्रता उसकी स्वतंत्रता का प्रतिफलन है, जिसका एहसास आज नायिका कर रही है।
स्वतंत्रता का आनंद लेती हुई नायिका टैक्सी को बिना सोचे समझे अवार्ड देकर बुला लेती है और वह फिर टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी में बैठी नायिका को सर्वप्रथम यह सोचता है कि उसे आज जहांगीर आर्ट गैलरी चलना चाहिए। स्वतंत्रता या स्वच्छंदता का अनुभव अनायास ही स्त्री को कला की ओर खींचता है। चित्र प्रदर्शनी में नायिका को चित्र देखकर आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि उसका मन आज पूर्णतः स्वच्छंद है और कोई सैद्धांतिक ज्ञान या नियम इस कला के अवसादन के मध्य रुकावट बनकर नहीं आएगा। युवती को चित्र देखकर लगता है कि रेखाएं उसके कुर्ते के समान इधर उधर दौड़ रही हैं, तो वह कला को बिना किसी सैद्धांतिक ज्ञान के जीवन में जोड़कर उसका अवसादन करते हुए आनंदित होती है। जिस प्रकार चित्र को बिना समझे हंस दिया जाता है या आनंद लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री जीवन को भी उसकी अर्थवत्ता समझे बिना अपसादित कर लिया जाता है। इस प्रकार कहानी में चित्र, युक्ति तथा अवसादन, स्त्री को देखकर युक्ति का जोर से हंस पड़ना तीनों की विडंबनात्मक स्थिति को उजागर करता है। रेस्तरां को देखकर नायिका को अनायास ही भूख सताने लगती है और फिर वह रेस्तरां पहुंचकर जब युक्ति एक प्लेट गर्मा गर्म टिकिया और उसके साथ एक ठंडी सी आइसक्रीम का ऑर्डर देती है, तो यह भी खाद्य संबंधी अवधारणा के बनाए ढांचे को तोड़ने के आधार पर ही आश्रित है, जिसमें खाने वाला व्यक्ति क्या खाना चाहता है इसका कोई अर्थ नहीं होता। युक्ति का गर्म टिकिया के साथ ठंडी आइसक्रीम मंगवाना बैरे को चौंका देता है और वह प्रश्न करता है, एक साथ? तो युक्ति पुरुष मानसिकता और रूढ़ि के खिलाफ उठने वाले सवाल पर ही सवाल खड़ा कर देती है। हाँ, कोई ऐतराज है क्या? यह एक प्रकार के ठंडे और गर्म को एक साथ ना खाने की संकल्पना पर प्रहार करता हुआ स्त्री की अपनी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। फिर रेस्ता से निकलकर स्त्री सिनेमा घर की ओर पिक्चर देखने के उद्देश्य से निकलती है। वह एक ऐसी फिल्म देखना चाहती है जो उसके पसंद की हो। सिनेमा घर एक सार्वजनिक स्थल है जहां पर जाते समय शिष्ट व्यवहार की कुछ शर्तें निर्धारित होती हैं, किंतु ये शर्तें कहीं भी लिखित रूप में नहीं होती। सिनेमा घर में किसी भी दृश्य पर जोर से हंसना असभ्यता का प्रतीक माना जाता है और नायिका अपनी हंसी की उन्मुखता के बंधन में बांधे बिना सिनेमा का पूरा आनंद लेती है और यहाँ तक कि इसी प्रकार मर्द के हाथ से हाथ टकरा जाने पर सॉरी कहने के सभ्य व्यवहार के विपरीत खोखले शिष्टाचार की मर्यादा से निकलकर युक्ति हंस पड़ती है। पिक्चर देखने के उपरांत सिनेमा हॉल में मिले पुरुष साथी के साथ युक्ति कॉफ़ी पीती है और स्वयं कॉफ़ी के पैसे देती हुई इस बात से आश्वस्त होती है कि पुरुष साथी ने पैसे देने की जिद नहीं की। इसके बाद दोनों आकाश और समुद्र को साथ साथ बैठकर देखते हैं, तो युक्ति प्रश्न करती है, यदि वह समुद्र में कूद पड़ती तो कितनी दूर तक अकेली तैर पाएगी। यहाँ स्त्री इस वाक्यात्मक संकेत द्वारा वस्तुतः स्वतंत्रता को परिभाषित करती है। युक्ति का समुद्र में अकेले दूर तक तैरने का आशय यह अपनी व्यवस्था स्वयं कर पाने के संदर्भ में लेती है कि वह इसमें कितनी तथा और कब तक सफल होगी। पुरुष का टैक्सी के बारे में सोचना युक्ति को पूंजी तथा व्यय से जोड़ता हुआ प्रतीत होता है। इसमें युक्ति आश्वस्त होती है कि प्रथम बार वह ऐसे पुरुष से मिल रही है जो उसके पति के बारे में जानने को उत्सुक नहीं है। स्त्री इसे सकारात्मक परिवर्तन के रूप में सोचकर आश्वस्त हो जाती है कि यहाँ यह पुरुष चिंतन और संस्कृति के स्तर पर उठा हुआ है और वह स्त्री को मात्र एक वस्तु के रूप में नहीं देख रहा और स्त्री को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर रहा है। रेस्तरां में कॉफ़ी के पैसे भी स्त्री स्वयं देती है तथा टैक्सी का भाड़ा भी दोनों आधा आधा मिलकर देते हैं। पुरुष के लिए स्त्री पर ध्यान इसलिए गया क्योंकि उसने पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा था, इसलिए वह स्त्री अन्य स्त्री से भिन्न थी। परंतु कहानी के अंत से स्पष्ट हो जाता है कि इस पुरुष का ध्यान भी स्त्री द्वारा सजावट के लिए लगाई गई हरी बिंदी पर ही गया था, उसके खुले व्यक्तित्व या स्वतंत्र चिंतन पर नहीं। मिर्दुलागढ़ की यह कहानी बेहद असरदार है। कलात्मक संतुलन, प्राणवान कथ्य और वैसी ही भाषा का प्रयोग करके लेखिका ने इस कहानी को विलक्षणता प्रदान की। स्त्री के लिए हमारे समाज में दोहरे मापदंड हैं, जिनको प्रायः हम स्त्री के संदर्भ में ही प्राकृतिक मौन बैठते हैं। वे वास्तव में प्रकृति नहीं, कृत्रिम और समाज द्वारा आरोपित हैं, जिनको लेखिका ने अपने शिल्प के माध्यम से हरिबिंदी कहानी में अभिव्यक्त किया है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं एक नई कहानी के साथ आपके पास उपस्थित होती हूँ। थैंक यू।